जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। 87 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की इस श्रृंखला में रसायन विज्ञान के प्रश्नों का यह अंतिम सेट है। प्रैक्टिस सेट 3 है। इसके 60 प्रश्नों को आप पिछले प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके हैं, पिछले दोनों प्रैक्टिस सेट में। और यह अंतिम प्रैक्टिस सेट है जिसमें शेष प्रश्नों को हम हल करेंगे, सीखेंगे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, बीटीसी हो, या इसके अलावा अन्य बहुत सारी परीक्षाएं जिसमें साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उन सभी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पिछले प्रैक्टिस सेट में आपने 60 तक हल किया था। 61वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, वैसे 1-2 सेकंड का समय आपको मिलेगा सही उत्तर के चयन के लिए। आप प्रयास करेंगे कि आप सही उत्तर देखिएंगे कि दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, कहाँ तैयारी में कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी बाकी है, इसका अनुमान भी आपको लगता रहेगा। तो 61वां प्रश्न कहता है, वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। यानी वो कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हों लेकिन उनके संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो बताना है आपको। ए अपर रूप, बी बहुलक, सी संभारिक और डी कहता है समावयवी। सही उत्तर क्या है वह आपको बताना है। तो वो कहलाते हैं समावयवी। डी सही है। 61 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है वो बताना है आपको। ए कहता है समावयवी हैं, बी कहता है कार्बन के अपर रूप हैं, सी कहता है समस्थानिक हैं, डी कहता है धातु हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है वो आपको बताना है, बताइए। कार्बन के अपर रूप हैं। क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? ए एथिलीन, बी एनिलीन, सी सेल्यूलोज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है, बताइए। एथिलीन का। ए ऑप्शन सही है। एथिलीन, पॉलीथीन जो है वो एथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? ए नियोप्रीन, बी आइसोप्रोपीन, सी थाइकॉल, डी नायलॉन। तो आइसोप्रोपेन प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन बी ऑप्शन जो है आइसोप्रीन, उसी का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। 64वां का बी ऑप्शन सही है। अब आगे चलते हैं 65वें प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न कहता है, निम्न में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है? ए लिग्नाइट, बी बिटुमिनस, सी एंथ्रासाइट, डी पिट। देखिए, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला क्या होता है, तो उसका नाम कई बार पूछा जा चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको समझिएगा आप। उत्तर दीजिए एंथ्रासाइट। सी, सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें। ठीक है, 66वें चलते हैं। गोबर गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है वो बताना है। ए ऑप्शन कहता है इथेन होती है, बी कहता है प्रोपेन होती है, सी ब्यूटेन और डी मीथेन। सही उत्तर बताएं। गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, डी ऑप्शन सही है, मीथेन गैस होती है। 67, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको आप एलपीजी कहते हैं, निम्न में से किसका मिश्रण होता है? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, पर्यावरण के प्रश्नों में पूछा जा चुका है ना। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। ये टेट के पर्यावरण के क्वेश्चंस में भी पूछा जा चुका है। ए एथेन ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, बी कहता है प्रोपेन एवं आइसोटोन का मिश्रण होता है, सी कहता है ब्यूटेन एवं मीथेन का मिश्रण होता है और डी कहता है ब्यूटेन एवं ईथेन का मिश्रण होता है। तो एलपीजी किसका मिश्रण होता है वो बताना है।
देखिए एलपीजी एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ए ऑप्शन सही है, पहला सही है। 68 पे चलिए। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण निम्न में से किस यौगिक के बहुलकीकरण द्वारा होता है? टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण निम्न में से किस यौगिक के बहुलकीकरण द्वारा होता है ना? ए कहता है एसिटिलीन, बी कहता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, सी कहता है एथिलीन और डी कहता है बेंजीन। क्या सही उत्तर है? जी हाँ, 68 का बी सही है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं वो बताना है आपको। ए कोल गैस, बी जल गैस, सी वायु अंगार गैस, डी प्राकृतिक गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं बताना है आपको। वायु अंगार गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु अंगार गैस कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। कई बार ऐसा पूछा जाता है, प्रश्न को उल्टा कर देते हैं। वायु अंगार गैस में किसका मिश्रण होता है और नीचे अलग अलग कई गैसों के नाम दे देते हैं। एक ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का भी होता है ना? तो इसे आप ध्यान से देख लेंगे। दोनों तरीके से प्रश्नों की प्रकृति को पूछा जा सकता है, बदल के प्रकृति को उसके, तो दोनों के लिए आप तैयार रहें, है ना? 70 पे चलते हैं। लकड़ी को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर बनता है, क्या बनता है वो बताना है आपको। ए चारकोल बनता है, बी अलकतरा बनता है, सी कोक बनता है, डी पेट्रोल बनता है। क्या बनता है वो बताइए। लकड़ी को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर बनता है चारकोल। क्या बनता है? चारकोल, है ना? आगे चलते हैं। एक अच्छे ईंधन के लिए निम्न में से कौन सी शर्त या शर्तें आवश्यक हैं, है ना? तो अच्छे ईंधन की शर्तें आपको बतानी है। ए उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, बी उसका दहन नियंत्रित हो सके, सी दहन के पश्चात वह हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ न बनाए और डी उपरोक्त सभी। तो मुझे लगता है कि यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर कोई दे सकता है ना? उपरोक्त सभी, है ना? मतलब उसे आसानी से दहनशील भी होना चाहिए, ऐसा दहन हो कि जिसे आप नियंत्रित भी कर सके जरूरत पड़ने पर, और उसके दहन के पश्चात कोई भी हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ न बने, ऐसा भी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? चलिए 72वां देख लेते हैं। संश्लेषित रेशा है ए रेयान, बी रेशम, सी ऊन और डी कहता है सेलुलोज। संश्लेषित रेशा क्या है वो बताना है। रेयान, ए सही उत्तर है। क्या सही उत्तर है? ए पहला रेयान संश्लेषित रेशा है। चलिए आगे चलते हैं 73वें की तरफ। किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है। ए परमाणु संख्या, बी प्राकृतिक संख्या, सी ऑक्टेन संख्या, डी ये सभी। बताइए। किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है। ऑक्टेन संख्या, सी सही है। ऑक्टेन संख्या किसी ईंधन के अपस्फोटी रोधी गुण को दर्शाती है। अगला देखते हैं। हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग देता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है। हजामत मतलब दाढ़ी बनाने वाला, है ना? हजामत बनाने वाला जो साबुन होता है अधिक झाग देता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है, ऐसा निम्नांकित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। रोजिन, बी कहता है ग्लिसरॉल, सी कहता है एसीटोन और डी कहता है ए एवं बी दोनों। तो देखिए रोजिन और ग्लिसरॉल, इन दोनों की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है ना? इसलिए ए और बी दोनों जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है वह सही है, इसीलिए अधिक झाग देता और जल्दी सूखता नहीं है। चलिए 75 पे देखते हैं क्या कहता है 75वां प्रश्न। साधारणतः साबुन उच्च वसा अम्लों का ए सोडियम लवण है, बी नाइट्रिक लवण है, सी पोटेशियम लवण है, डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। 75 बताना है। 75वें का सही उत्तर क्या होगा? तो साधारणतः साबुन उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। ए ऑप्शन सही है, ए विकल्प सही है, सोडियम लवण है। 76
एलपीजी के रिसाव को पहचानने के लिए उसमें किस यौगिक को मिलाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार आ चुका है भाई, ध्यान से इसको देखिए। एलपीजी के रिसाव को पहचानने के लिए इसमें किस यौगिक को मिलाया जाता है? आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा? ए मिथाइल मर्कैप्टेन, बी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। 76वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ऊपर जो दिया हुआ है उनमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है, यानी डी सही है इस प्रश्न के लिए। यानी मिथाइल मर्कैप्टेन भी नहीं मिलाते, एरोमेटिक भी नहीं मिलाते, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं मिलाई जाती। कौन सी गैस मिलाई जाती है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। 77, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? ए कोल गैस, बी बायोमास, सी कोक और डी प्रणोदक। क्या कहलाता है बताइए? रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन प्रणोदक कहलाता है, डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक है। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक है। ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी इथेन। मीथेन, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक क्या है? मीथेन है, ए ऑप्शन सही है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है वो बताना है आपको। पहला कहता है फार्मिक अम्ल, बी कहता है ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड जिसको आप कह सकते हैं ना, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या बताइए? तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम एसिटल सैलिसिलिक एसिड या अम्ल है। चौथा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस है। यह प्रश्न भी आ चुका है पर्यावरण के प्रश्नों में। टेट और सीटेट, मतलब यूपी टेट और सीटेट दोनों में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस क्या है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और डी कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप कहते हैं CFC, है ना? प्रश्न फिर से दोहरा देते हैं। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस है। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मोटर वाहन से जो मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली जो सबसे विषैली गैस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। बी ऑप्शन इसका सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको आप CO लिखते हैं, है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या लिखते हैं? CO संकेतों के रूप में। चलिए 81वां प्रश्न देखते हैं। जल का जमकर बर्फ बनना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? ए भौतिक परिवर्तन है, बी कहता है रासायनिक परिवर्तन है, सी कहता है तीव्र परिवर्तन है, डी कहता है अवांछनीय परिवर्तन है। जल का जमकर बर्फ बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ए ऑप्शन सही है, पहला सही है। दूध से दही बनना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? ये सारे प्रश्न भी परिवर्तनों से संबंधित पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो हमेशा आखिरी तक देखा करें, पता नहीं इनमें से कौन सा प्रश्न आपको परीक्षा में प्राप्त हो जाए। तो इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 82 का सी देखिए। दूध से दही बनना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? ए भौतिक परिवर्तन, बी ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, सी रासायनिक परिवर्तन, डी मंद परिवर्तन। तो इसका तीसरा सही है। क्या सही है? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं। किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है वो बताना है। ए ताप, बी जल, सी वायु, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी अभिक्रिया के वेग को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? ताप प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? ताप प्रभावित करता है। लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है। लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है वो बताना है आपको। जस्तीकरण, बी वल्कनीकरण,
सी गैल्वेनीकरण और डी संक्षारण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। सी ऑप्शन इसका सही है। लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। 85 को देखते हैं। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ए कैथोड पर, बी एनोड पर, सी ए एवं बी दोनों पर, डी उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो एनोड पर होता है। वैद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है वो सदैव कहाँ पर होता है? एनोड पर होता है। आपने पढ़ा होगा शायद। 85 का बी सही है। आगे देखते हैं। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है, क्या है वो बताना है। फेरिक क्लोराइड, बी कहता है कैल्शियम क्लोराइड, सी कहता है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड का मिश्रण, डी कहता है पोटेशियम क्लोराइड। सही उत्तर बताना है आपको। लोहे में जंग लगने से जो बना पदार्थ होता है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड एवं फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। आज का और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने है यह। निम्न में से कौन सी गैस चूने के जल को दुधिया कर देती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट अंतिम प्रश्न है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार आ चुका है। ऐसी कौन सी गैस है जो चूने के जल को दुधिया कर देती है? ए नाइट्रोजन, बी क्लोरीन, सी आर्गन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसका उत्तर दें। जी बिल्कुल सही है आप। कार्बन डाइऑक्साइड है ना। डी ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड ही वह गैस है जो चूने के जल को दुधिया कर देती है। इस तरीके से 87 प्रश्नों की श्रृंखला का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट तीसरा सेट भी पूरा हुआ। यदि वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और प्रत्येक वीडियो को जो आपने पिछला प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप उनको देख सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर आपको उपलब्ध हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, आप उसे देखना नहीं भूलेंगे। और अगले इंपॉर्टेंट वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय हिंद।